नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हमने कर रखी है और उसका ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट वन में हमने डिस्कस कर लिए थे लगभग 20 क्वेश्चन। आइए हम डिस्कस करते हैं पार्ट 02 में। तो आगे हम बात करते हैं। ये वाला पार्ट हमने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें उसको। हमने 20 क्वेश्चन की वीडियो अपलोडेड है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से आ जाइए। अब हम बात करेंगे आगे। ये यहाँ तक हमने पार्ट वन में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे पार्ट टू की। देखो यहाँ क्या कह रहा है, बहु विकल्प प्रश्न है यहाँ, मल्टीपल चॉइस यानी ज्यादा है, यानी प्रारूप सेकंड वाला पार्ट होता है और यहाँ हम ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं अपने पास। समझ में आ रही है बात? देखो कैसे होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन आराम से समझेंगे हम। क्या कहता है कि वेग जो है आपका, अरे पहले ही लिखा है दो या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे आप। वो कह रहा है कि वेग नियम संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही बात है, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप वेग नियम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो एक प्रैक्टिकल राशि, मतलब जो कोटि होती है ना वेग नियम वाली जो हम लिखते हैं, उसमें जो घातांक लगे होते हैं ना, वो एक प्रैक्टिकल राशि होती है और प्रैक्टिकल राशि को हम देख के नहीं बता सकते। तो देखो, व्युत्क्रम अभिक्रिया सम्मिलित होती है, प्राथमिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, कोई भी अभिकर्मक आधिक्य में होता है, उसका भी नहीं बता सकते। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि यदि जो अधिक में होता है ना, उसका भी हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसमें तो जो रेट है ना वो डिपेंड ही नहीं करती। अगर रेट डिपेंड नहीं करती तो उसका हम नहीं बता सकते। तो आपके पास यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा, मतलब दो या दो से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, तो कौन सा सही है? व्युत्क्रम अभिक्रिया का नहीं बता सकते, प्राथमिक अभिक्रियाओं का भी नहीं बता सकते, और कोई भी अभिकर्मक यदि एक्सिस में है तो हम उसका भी रेट नहीं बता सकते। ये आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, केवल हम जो आपके यूनिमॉलिक्यूलर होती हैं, प्राथमिक अभिक्रिया होती हैं, उसके लिए हम मान ज्ञात कर सकते हैं, बाकी के लिए मान ज्ञात नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कौन से कथन लागू होते हैं? क्या कह रहा है? प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, कोटि और अणुसंख्यता समान होती है, कोटि आणविकता से कम होती है, कोटि आणविकता से अधिक होती है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। देखो थ्योरी वाला सवाल है, एक बार जरूर आप देखें कौन सा कथन राइट होगा। तो पहली बात है कि जो यूनिमॉलिक्यूलर होती है ना, उनके लिए कोटि आणविकता के समान होती है, और वो भी डिपेंड करती है किस पे? आरडीएस पे। आरडीएस को बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसको बोलते हैं, कौन सा निर्धारक पद बोलेंगे बताओ? वेग निर्धारक पद बोलेंगे। तो जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप है ना, जो सरल अभिक्रिया होती है, सरल अभिक्रिया सिंपल रिएक्शन जो होती है, उनके लिए कोटि तथा अणुसंख्यता की वैल्यू क्या होती है? समान। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। कोटि आणविकता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आपको मैंने डिफरेंशिएशन दोनों में लिखवाया है कि अणुसंख्यता का मान कभी भी जीरो और भिन्नात्मक नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा आपका? रियल वैल्यू होगी। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। आ जाओ, अच्छा सवाल है ये भी। देखो चार पांच सवाल हैं कोटि के, अच्छे से समझो आप। देखो, किसी भी एक अणुक अभिक्रिया के लिए खाली जगह यूनिमॉलिक्यूलर एक अणु भाग लेगा, दर निर्धारण चरण में केवल एक अभिकारक स्पीशीज प्रयुक्त होती है।
सबसे धीमी चरण की कोटि तथा आणविकता 1 के बराबर होती है। अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है, कोटि 0 होती है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों 1 होती है। ध्यान से समझे क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है। फिर दोबारा से सुनो, कह रहा है कि आपको सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो धीमे चरण की कोटि तथा आणविकता 1 के बराबर होती है, अगर हमारे पास सबसे स्लोएस्ट आरडीएस यदि स्टेप है तो हम उसकी कोटि और आणविकता बता सकते हैं, तो ये करेक्ट है। वेग निर्धारण चरण में केवल अभिकारक स्पीशीज प्रयुक्त होती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। विक्रिया की आणविकता 1 होगी, कोटि 0 क्यों होगी? क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर है तो उस पर 1 पर डिपेंड करेगा। और अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों ही 1 होंगी, दोनों 1 नहीं होंगी, एक 1 होगी और दूसरी 1 होगी। इसका मतलब आपकी समझ में आ गया ये? चलो, ये यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, जटिल विक्रिया की बात कर लो। बोले आप कॉम्प्लेक्स में तो आप नहीं बता सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है। आ जाओ। समग्र अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमे पद की आणविकता के समान होती है। अगर आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सबसे धीमे पद की क्या, सबसे धीमे पद की जो अणुसंख्यता होती है वो कोटि के क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है? समग्र अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमे पद की आणविकता के समान होती है, करेक्ट ऑप्शन है। समग्र अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमे पद की आणविकता से कम और अधिक तो हो ही नहीं सकती, ये तो गलत है। सबसे धीमे पद की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, अपूर्णांक नहीं हो सकती। मैंने अंतर में लिखवाया है आपको कि शून्य भी नहीं हो सकती और अपूर्णांक भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 25 क्या कह रहा है? अच्छा सवाल है। शून्य कोटि की ऑर्डर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता। तो ये शून्य फर्स्ट जीरो ऑर्डर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स होगा के आपके पास अमोनिया की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो के बराबर हो गया। और के कौन सा कांस्टेंट होगा? ये आपका रेट कांस्टेंट होगा। बोलो, अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर है, बिल्कुल करेक्ट है। अभिक्रिया की दर अमोनिया की सांद्रता पर निर्भर करती है क्या? सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं करती। अमोनिया के विघटन की दर संपूर्ण अमोनिया विघटित होने तक स्थिर रहेगी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दाब में और वृद्धि अभिक्रिया की दर परिवर्तित, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे होगी, तो ये भी करेक्ट है। तो आपसे पूछा है सही वाला, तो केवल ये आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बाकी तीनों आपके क्या होंगे? ये आपके तीनों सही है और ये वाला केवल गलत है। अब देख लेना कौन सा है अगला क्वेश्चन। भाई देखो, 12th वालों, हम जैसी मेहनत कर रहे हैं वैसा ही आप करो भाई, नंबर आने चाहिए। वो कह रहा है कि एक सक्रिय संकुल के विघटन के दौरान हमेशा ऊर्जा निष्कासित होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है, रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। पर ध्यान रखना, जब सक्रिय संकुल बनता है ना, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, तो पॉसिबिलिटी तो है वो किधर से आएगा? प्रोडक्ट की साइड, लेकिन रिएक्टेंट साइड भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, अभिकर्मक भी बन सकते हैं, ये वाला अवशोषित नहीं होगा, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हो सकता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर है तो उससे क्या हो सकता है? उससे आपके सामने ये हो सकता है कि प्रोडक्ट भी बन जाए, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट भी बन जाए, ऐसा ऐसी भी संभावना वहां पे हो सकती है। हाँ जी, सबसे अधिक पार्ट है, ज्यादातर लोग करवाते ही नहीं है इसको, छोड़ दिया। लेकिन आप सुने, अच्छे से ध्यान से सुने, हम आपको करवाएंगे एक एक पार्ट। क्वेश्चन 27 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो आप समझो, समझ में आएगा भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, ये आ जाओ। हाँ, ऊर्जा के मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार
क्या कह रहा है, देखो ऊर्जा के मैक्सवेल वितरण, पहले मैं ग्राफ बना दूं आपके सामने, ग्राफ ये है और आपने पढ़ा भी है, और आपको मैं बता दूं वो वाला ग्राफ, वैसे एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है ये वाला ग्राफ, पर फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। देखो ये वाला ग्राफ था, मैंने यहां पॉइंट बनाया था और यहां मैंने लिखा था, ये आपके पास अणुओं का अंश था, इधर लिखा था फ्रैक्शन ऑफ अणुओं का, मॉलिक्यूल का अंश था, और इधर आपने क्या लिया था, शायद मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, काइनेटिक एनर्जी थी के, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास ये थी जिसको हमने आपको बोला था अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, संभाव्य गतिज ऊर्जा, ये हमने बोला था आपको, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। देखो क्या कह रहा है अच्छे से समझना, ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे बनाया था, टी डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ बनाया था, जब मैंने इसी ग्राफ को मैंने ऐसा बना दिया था, आपको पता होगा, आपको ये वाला बन गया, तो ये वाला ग्राफ लगभग लगभग पहले का लगभग लगभग दुगना है, ये देखो, ये जो ग्राफ था ये था टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखो आप ऑप्शन मैच कर लो, पहला, ऊर्जा के मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार, पहली बात तो ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी थी, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा थी, और अणुओं का अंश भी ज्यादा था, ये ग्राफ से आपको पता लग रहा है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया, और पहले वाला एरिया लगभग इतना था, अब वाला एरिया लगभग डबल हो गया, यानी ये जो हमने ग्राफ बनाया है वो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये T डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ रही है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया, और राइट में जैसे ही ये शिफ्ट हुआ तो अणुओं का अंश पहले ज्यादा था, क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन कौन सी ऊर्जा बढ़ी, काइनेटिक ऊर्जा बढ़ गई, कब बढ़ी, जब हमने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर। ऑप्शन पहला देखो आप, कि उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश घटता है, दूसरा, उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश बढ़ता है, उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा घटती है। ध्यान से समझना भाई, देखो मैं अगर यहां से यहां जा रहा हूं तो अधिक अणुओं का अंश ये रहा, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अणुओं का अंश घट गया, तो ध्यान रखना पहला, कि उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश घट गया, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहा है कि उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश बढ़ता है, बढ़ा नहीं है, उच्च ताप जैसे ही किया वो तो घट गया, गलत ऑप्शन है। और देखो एक और क्या है, उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी, अगर मैंने टेम्परेचर इधर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी के मान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ये सही ऑप्शन है। और अगला क्या कह रहे हैं, उच्च ताप पर टेम्परेचर अगर हाई कर दिया तो गतिज ऊर्जा घटती है, अरे भैया गतिज ऊर्जा तो बढ़ती है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा पहला और तीसरा करेक्ट आंसर होगा इसका। हाँ सर, देखो अच्छे से फिर मैं आपको रिपीट कर दूं एक बार, उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश घटता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अणुओं का अंश बढ़ता है, गलत है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उच्च ताप पर अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा घटती है, गलत ऑप्शन। चले अगला, ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा दिए गए ग्राफ में, ये वाला ग्राफ, ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल, वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल सही है। ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता है, ऑप्शन दूसरा।
ताप में वृद्धि के साथ वक्र के साथ क्षेत्रफल बढ़ता है। तीसरा, ताप में वृद्धि के साथ वक्र का क्षेत्रफल घटता है। जब कांस्टेंट है तो ना बढ़ेगा और ना घटेगा। अगला, ताप में वृद्धि के साथ वक्र चौड़ा होता है, बिल्कुल होता है, और किधर शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड में क्या हो जाता है आपका, वो शिफ्ट हो जाता है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। थ्योरेटिकल है सर, समझ में उसी के आएगा जिसने सीखा होगा, रटने वाले के समझ में नहीं आएगा इसके, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर एक बार देखें आप, वीडियो को रोक के देखें और समझें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं आप। क्वेश्चन अगला देखो, इसको भी मैं यही करा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्यनीय समीकरण के अनुसार सही है? आर्यनीय समीकरण ये होता है, वो कह रहा है ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है भाई, सक्रियण ऊर्जा में कमी के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप में वृद्धि के साथ वेग स्थिरांक में चरघातांकीय कमी होती है। सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी, ऊर्जा में कमी से अभिक्रिया का वेग घटता है। एक बार आप जरूर देखेंगे, मैंने इसी क्वेश्चन को पीछे करवा रखा है कि दो चीजें हैं आपके पास। मैंने बताया था कि K बराबर होता है A डिवाइडेड बाई ई ए अपॉन आर टी। मैंने बताया था कि अगर आप सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा दोगे और टेम्परेचर को घटा दोगे तो K बढ़ेगा, और मैंने आपको बताया था अगर आप सक्रियण ऊर्जा को कम कर दोगे, टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे, अगर आपने सक्रियण ऊर्जा तो K घटेगा, और यहाँ पे K क्या होगा, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर K बढ़ता है और ताप घटाने पर K घटता है। तो बोलो, ताप में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एनर्जी में कमी कर देंगे तो वेग के मान में भी क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। दोनों ही ऑप्शन सही है। चलें आगे, क्वेश्चन 30 सवाल आपकी स्क्रीन पे। गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। उत्प्रेरक वैकल्पिक उपलब्ध यश करवाते हैं। सक्रियण ऊर्जा को कब से बढ़ा गया भैया, कम करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन को बदल देता। इतनी औकात नहीं है जो एंथैल्पी परिवर्तन को बदल दे, वो तो कांस्टेंट रहता है सर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 भाई, देखो 4 ग्राफ दे रखे हैं, शायद आएगा नहीं, पहले मैं ये दोनों ग्राफ बताता हूं। देखो आप सुनो अच्छे से, अभिक्रिया की दर और समय पे वेग क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शून्य कह रहा है कि शून्य कोटि में, जैसे हमने लिखा था कि अमोनिया की पावर 0 है, तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। तो जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो वेग क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, यानी अभिकारकों की सांद्रता पे तो निर्भर ही नहीं करता। अभिक्रिया की दर जो होती है, अगर ये कांस्टेंट राशि है समय के साथ, इसका मतलब कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि डिपेंडेंसी कितनी है उस पर, है ही नहीं है डिपेंडेंसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में। तो ये भी ग्राफ मैंने आपको बनवा रखा है आपकी कॉपी में, कौन से ग्राफ सही है। तो अभिक्रिया की दर ये कांस्टेंट है क्या, नहीं है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेग क्या है, कांस्टेंट है, सांद्रता पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, ये तो है, हो ही नहीं सकता ग्राफ। एक और देखो आप, ये होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा। देखो आपने पढ़ा है कि अरे अरे के बराबर आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, तो के टी इक्वल्स क्या हो गया, आर नॉट माइनस आर। मैं इसको इधर ले आऊं, है ना, तो बोलो क्या होगा, के टी प्लस आर बराबर क्या होगा आपका, आर नॉट होगा, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ गया, बोलो आर नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, के टी प्लस क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। तो अगर आप मैं इसका ग्राफ बना दूं के टी क्या होगा आपके पास, तो हम आर की वैल्यू भी निकाल लें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस का के टी हो जाएगा। तो y बराबर सी प्लस एम एक्स से हम तुलना करेंगे, तो y अक्ष पे क्या होगा, r होगा, और x ढाल नेगेटिव होगा, और c पे क्या होगा, r नॉट होगा। तो ये ग्राफ आएगा, स्लोप किसके बराबर होगा, बोलो माइनस के बराबर होगा। सिंपलेस्ट सवाल था सर, मैंने करवा रखा है आपकी कॉपी में, जरा देखना एक बार। सारे ग्राफ हैं, ये भी ग्राफ है। देखो मैंने ये ग्राफ, वही ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं आता
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ग्राफ से पता लगेगा हमें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है। सर मैंने आपको टी हाफ तो करवा रखा है, टी हाफ बराबर क्या होता है बोलो, प्रथम कोटि में इतना होता है। तो टी हाफ जो होता है वो टाइम पे डिपेंड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो पहला ग्राफ तो सही है। दूसरा ग्राफ ये वाला मैंने बनवा रखा है, बट गुरुजी हमें तो आप करके बताओ ना, चलो कर लेते हैं। बोलो के बराबर क्या होता है 2.230 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। मैं इसको इधर ले आऊं, इसको नीचे ले आऊं, के टी डिवाइडेड बाई 2.230 बराबर क्या होगा लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा आर होगा। तो अपने पास लॉग आर नॉट, तो वाई बराबर से तुलना कर लें हम, तो क्या होगा ये वाई अक्ष पे ले लें, ये एक्स अक्ष पे ले लें, और अपने पास क्या होगा यहाँ टाइम होगा और यहाँ आर नॉट डिवाइडेड बाई आर होगा। एम की वैल्यू पॉजिटिव है, स्लोप क्या होगा, तो आपको पता है स्लोप बराबर क्या होगा के अपॉन 2.230 होगा करेक्ट आंसर इसका, बिल्कुल करेक्ट है। चलो यही होगा ना, और तो नहीं होगा, और भी कोई ग्राफ होगा तो एक बार आप देखो, मेरे हिसाब से तो यही होगा, बट आप फिर भी देख लो एक बार, दोनों फर्स्ट और फोर्थ। चलें, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको आप करेंगे, इनको भी हम बता देंगे, थ्योरेटिकल है, इतना इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है ना, सब कुछ करवा रखा है हमने। आगे आओ, ओ हो क्वेश्चन है आपका, ये आपके मैच वाले क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कॉलम 1 के मदों को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो क्या कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए ग्राफ और कॉलम सेकंड में दी गई अभिक्रिया की कोटि को आपको मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट के एक से अधिक पद कॉलम सेकंड के समान पदों से संबंधित हो सकते हैं, मतलब समान भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको ये मैच करना है। चलो हम तो करते हैं भाई, करवाया है ना, बोलो। देखो पहले ले लेते हैं हम इस पे पूरा, है ना, मैं हट देखना आप, है ना, मैं यहाँ ले रहा हूँ भाई, ये वाला पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ दो अभिक्रिया दे रखी है, एक तो शून्य कोटि की है, एक फर्स्ट कोटि की है। मुझे बताओ कि ये सांद्रता है और ये दर है, सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की, बोलो यस और नो। ये ग्राफ मैच करेगा कि नहीं करेगा, बोलो यस और नो, बोलो आप तो करेगा। चलो देखो ढाल नीचे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा अभी हमने ग्राफ बनाया था, ढाल नेगेटिव आ रहा है, बनाया था, क्या बनाया था, हमने बनाया था के टी डिवाइडेड बाई 2.230 बराबर क्या होता लॉग आर नॉट माइनस आर कर दूं मैं। तो आपको पता है हम आर को इधर ले आए, तो क्या हो गया बोलो लॉग आर नॉट माइनस का के टी डिवाइडेड बाई 2.230, तो y बराबर क्या हो जाएगा c प्लस एम एक्स हो जाएगा, x अक्ष पर टाइम होगा c, तो ग्राफ क्या जाएगा नेगेटिव में जाएगा। तो कौन सी कोटि की है, फर्स्ट ऑर्डर है, बोलो यस और नो। ये वाला जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुको भाई, मैच करते हैं इस वाले में, चलो पहले देख लेते हैं एक बार, है ना, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। अभी देख लेते हैं कौन सा ग्राफ है, कहाँ है, कैसे है, हम पूरा करेंगे, है ना, थोड़ा देखो आप, बोलो आप बताओ के बराबर होता है आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी होता है, तो के टी बराबर क्या होता है आर नॉट माइनस आर होता है, ठीक है ना। तो हमें सांद्रता की बात करनी है, तो मैं आर को इधर ले आऊं, आर बराबर क्या होता है आर नॉट माइनस का के टी, एक तो समीकरण ये होगा, तो मैं y बराबर सी एम एक्स सी प्लस एम एक्स से होगा ये बात, बोलो होगी कि नहीं होगी। तो ध्यान से सुनो, सांद्रता ढाल अपने पास क्या है ग्राफ है, तो नेगेटिव में आएगा, ढाल के बराबर होगा, अच्छा ढाल के बराबर है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन, ऊपर इधर देखो ये वाला, हाँ आपके पास लॉग में दे रखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे पास इसमें लॉग में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कैसे, ध्यान से सुनो, ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, बोलो। अच्छा ये सांद्रता और समय का ग्राफ है, तो आपको पता है अभी मैंने बताया था के टी बराबर क्या हो गया आर नॉट माइनस का आर हो गया, तो बोलो ऐसा करें हम, इस आर को इधर ले आए और आर नॉट माइनस क्या कर दें के टी कर दें, तो वाई बराबर क्या हो गया सी प्लस एम एक्स हो गया, तो बोलो वाई पे क्या होगी कंसंट्रेशन हो गई,
तो ढाल नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जाएगा तो ये भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई आपकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ये वाला लॉग है ना, लॉग सांद्रता में, तो मैंने बोला था ना k बराबर क्या होता है 2.230 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो k अपॉन 2.230 बराबर क्या हो गया लॉग आर नॉट माइनस का क्या कर दूं आर कर दूं, आर को इधर ले आऊं। देखो मार्कर का अभी पेन का कलर चेंज करेंगे, दिखेगा आपको। बोलो आर को इधर ले आए तो बोलो लॉग आर नॉट माइनस का के अपॉन 2.230, तो y बराबर सी प्लस एम एक्स से आप तुलना करेंगे तो बोलो लॉग में आया ना। हाँ, इसको भी माइनस में लिख सकते हैं ना, तो लॉग आर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग आर नॉट हो जाएगा, वो लॉग आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा लॉग आर, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या सांद्रता आ गई ना, लॉग की सांद्रता, तो ये वाला ग्राफ किसके मैच करेगा आपका, प्रथम कोटि के साथ मैच करेगा। सीधा देख लो आप एक बार, कहीं कोई समस्या हो तो बता दो। और फिर भी भाई अगर आपको समस्या हो तो मैं दोबारा बता सकता हूँ सारे ग्राफ, पर फिर भी आप देख लो एक बार और बता दूं मैं आपको। देखो ध्यान से देखो, पहला ग्राफ आप ध्यान देखो कि ये फर्स्ट ऑर्डर से मैच कैसे करेगा, कि जैसे जैसे मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाएगी। बोलो कैसे होगी, हम लिखते थे कि रिएक्टेंट से यदि प्रोडक्ट बना है तो बोलो क्या लिखते थे माइनस के डी आर अपॉन डी टी, है ना, समानुपाती होता है क्या डी आर की घात एक्स के या जो भी पावर है, यानी अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है अभिकारकों की घात एक्स के, तो एक्स बढ़ेगा तो वेग में वृद्धि हो जाएगी, प्रथम ऑर्डर है। सांद्रता बढ़ाने पर दर कांस्टेंट है, शून्य कोटि की ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर का होगा। बोलो, और देखो यह सांद्रता डिक्रीज हो रही है। अच्छा सांद्रता अगर ये डिक्रीज हो रही है तो देखो डिक्रीज हो रही है ना, तो मैंने अभी तो करवाया ना के बराबर क्या होता है, के टी बराबर क्या होता है आर नॉट माइनस का आर होता है, आर को इधर ले आओ, क्या होता है आर नॉट माइनस का क्या होता है के टी होता है, तो वाई बराबर क्या होता है सी प्लस क्या होता है एम एक्स होता है, टाइम आ जाएगा एम आ जाएगा सी आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये नेगेटिव है। ये लॉग वाला भी पता है आपको क्या होता है, बोलो के टी अपॉन डिवाइडेड बाई 2.230 बराबर क्या होता है लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर होता है, तो के टी डिवाइडेड बाई क्या होता है 2.230 लॉग आर नॉट माइनस का लॉग आर होता है, ठीक है ना। आपको पता है सांद्रता लॉग में दे रखी है ना, तो आप चाहे इसको चेंज कर लो और चाहे इसको चेंज मत करो, इसको इधर ले आओ, आपको लॉग आर बराबर क्या हो जाएगा लॉग आर नॉट माइनस के टी अपॉन 2.2303, ठीक है ना। तो अपने पास y बराबर सी प्लस एम एक्स का ग्राफ आ गया ना, तो लॉग दे रखा है ना, तो ये वाला कौन सी ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। सारे मैंने मैच आपको करवा दिए, फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो आप पूछ लेना, कमेंट करके बता देना, हम और आपको समझा देंगे, बेहतर से बेहतर आपका प्रयास करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। सर आगे देखो हमें कुछ मैच वाले क्वेश्चन क्या है कि दो दो उस पर दे रखे हैं ना, तो ये बड़ी समस्या आ जाती है समझाने में, अब ये आएगा है नहीं इसमें, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। देखो मैं मैच करवा देता हूँ, पहले आप समझ लें। देखो मैं डायरेक्ट करवाऊंगा इसको कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कैसे करेंगे, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देंगे, तो आप मैच कर लेंगे। मैं नहीं तो फिर क्या है कि ये दो स्लाइड पे आएगा नहीं, है ना, इसलिए थोड़ा आप हेल्प करेंगे। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं कौन सी ऊर्जा को कम करके, सक्रियण ऊर्जा को। अगला आणविकता, आणविकता कभी भी भिन्नात्मक और शून्य नहीं हो सकती। अच्छा ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी, ऊर्जा की दृष्टि से अनुकूल अभिक्रिया कभी धीमी होती है। मैक्सवेल वोल्टजमान वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहता है। अब आप इसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, हम आपको टाइम दे रहे हैं, तब तक आप इसको काम करेंगे 2 मिनट के लिए, जरूर सोचें एक बार। दो मैंने बता दी आपको कि उत्प्रेरक क्या हो सकता है, आपको पता है कि यहां से उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, तो ये तो आपके पास सवाल यहां से आ जाएगा, आप जरूर देखें इसको।
हाँ जी, हो गया होगा। देखो अगला सवाल है ना, देखो हम मैच करके आपको बता ही देते हैं, इसमें दो चीज देखनी पड़ेंगी हमें जरा। प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की द्वितीय अर्धायु काल, तो द्वितीय अर्धायु काल प्रथम के समान होता है, क्योंकि टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है, के होता है, तो वो डिपेंड ही नहीं करता। ये कह रहा है कि e की घात माइनस ई ए बटे आर टी, आपसे क्या कह रहा है कि e की घात माइनस ई ए बटे आर टी है, तो आप इसको कैसे मैच करोगे। ठीक है भाई, मैच किया होगा आपने, तो आपको फिर बता दें हम एक बार और मैच करके, ध्यान से सुनेंगे। देखो अरे इसमें बहुत पेज आ गए, सेव कीजिए इसको, सेव एज, थोड़ा वेट करें आप, देख लें एक बार, जब तक सेव होगा तब तक आप देख लेंगे। ठीक है, हाँ देखो पहला, पहला देखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, मैच हो गया। आणविकता कभी भी भिन्नात्मक और शून्य नहीं हो सकती। प्रथम कोटि अभिक्रिया की द्वितीय अर्धायु काल प्रथम के समान होती है। ई की पावर ई ए बटे आर टी क्या होता है कि जो सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश से संबंधित है। ऊर्जा की दृष्टि से अनुकूलतम अभिक्रिया कभी भी धीमी होती है, कभी भी धीमी होती है, हमेशा धीमी होती है, हमेशा उचित अभिविन्यास नहीं होता। और लास्ट है अपने पास कि मैक्सवेल वोल्टजमान वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहता है, क्योंकि इसकी जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, एक होती है। क्वेश्चन नंबर 55, पहला, औसत वेग लंबी अवधि के लिए होता है, ताक्षणिक वेग लघु समय के लिए होता है। हीरा, सामान्य परिवर्तन का वेग परिलक्षित नहीं होता, यानी हीरा किस में चेंज नहीं होता भाई, ग्रेफाइट में चेंज नहीं होता। इजीएस्ट है। देखो अभिक्रिया वेग का गणितीय व्यंजक क्या कहलाता है, वेग व्यंजक। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताओ, वेग स्थिरांक के बराबर होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। एक जटिल अभिक्रिया की कोटि निर्धारित होती है, किससे होगी निर्धारित, सबसे धीमी पद के। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई किसके समान होती है बताओ, वेग स्थिरांक की अभिक्रिया की दर के क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स क्या होता है, के। और आपको मैंने बताया था अमोनिया का एग्जाम्पल 0, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स होता है किसके, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इनटू क्या होता है, सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके अभिकथन एवं तर्क प्रारूप, ध्यान से सुने। यहां क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, थ्योरी है, वो ऐसे आपको टिक करने हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। पहला कि दोनों सही हो सकते हैं, और ये कथन जो है इसका स्पष्टीकरण हो, दोनों सही हो सकते हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करे, ये सही हो सकता है परंतु ये कथन गलत हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, एक गलत हो सकता है एक सही हो सकता है, ऐसी व्याख्या करनी है हमें। तो आ जाओ आप एक बार जरा सामने देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 57। सर हम तो करवा रहे हैं आपको एक एक लाइन, पर हमें रिजल्ट चाहिए, हमें तो मतलब इतना रिवार्ड चाहिए, अगर हम आप हमें बता भी देते हो आप ये काम ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो उससे हमें क्या है कि एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा प्रयास करते हैं। पर पता नहीं लोगों का तो उसमें भी दिक्कत आती है आपको, क्या पता गुरु जी का कुछ फ़ायदा हो जाए, और गुरु जी का फ़ायदा आप होने नहीं दोगे, वो काम थोड़ी करोगे आप। तो भाई इसको आप नोट करें, अच्छे से लिखें, बेनिफिट होगा, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना उतनी भी आप करें सर, तब तो कुछ लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। समझो, क्या अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, करेक्ट है। संतुलित रासायनिक समीकरण से हम कोटि का मान निर्धारित नहीं कर सकते, बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आप कर लेंगे, मैच कर लेंगे, तो क्या चीज बनेगी इसमें मैं आपको बता देता हूं। तो आपके पास क्या है, देखो अभी आप करेंगे कि अभिकथन, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और संतुलित रासायनिक समीकरण में हम ये बात बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना, चलो।
तो इसका मतलब आपको कहाँ टिक टिक करना पड़ेगा? ऑप्शन बी में। मैं आपको बता देता हूँ, बी में अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन जो तर्क है ना वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। अच्छा, कोटि और आणविकता एक समान होती है क्या? हो सकती है क्या? कोटि का निर्धारण प्रयोगों द्वारा होता है और आणविकता वेग निर्धारक प्राथमिक चरण में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक का योग होती है। बिल्कुल होता है, आणविकता प्राथमिक चरण में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक का योग होती है। कोटि और आणविकता समान हो सकती है क्या? कोटि और आणविकता समान नहीं हो सकती। तो क्या ऑप्शन आएगा आपका इसमें? आपके पास आएगा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम। तो आपको क्या करना है? अभिकथन गलत है, ये वाला तो गलत चीज है ना, और ये वाली क्या है? सही चीज है। तो आप मैच कर लेना कौन सा है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की एंथैल्पी स्थिर रहता है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट लिखो भाई। अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक भिन्न सक्रियण संकुल बनाता है तथा सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, परंतु अवकारक और उत्पादों की ऊर्जा क्या रहती है? ऊर्जा समान रहती है। अभी भी आप देख लो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन कौन सा हो सकता है? आप बताएंगे इसको थोड़ा सा सर्च बताओ। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एंथैल्पी सही रहती है, सही है ना? अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक भिन्न सक्रियण संकुल बनाता है तथा सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, परंतु अभिकारक एवं उत्पादों की ऊर्जा समान रहती है। क्या कहना है आपका? तो बिल्कुल सही बात है कि ये सही है और ये इसकी व्याख्या करता है, तो उस हिसाब से आप मैच करेंगे। अभिकारक अणुओं के प्रत्येक संगठन से उत्पाद बनता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए? इफेक्टिव ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी आपसे पता है क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। केवल उन्हीं संगठनों से उत्पाद प्राप्त होता है जिनमें अणुओं का विन्यास सही तथा गतिज ऊर्जा क्या होती है? पर्याप्त होती है। तो अभिकर्मक अणुओं के प्रत्येक संगठन से उत्पाद बनता है क्या? नहीं बनता। अभिकारक अणुओं के प्रत्येक संगठन से उत्पाद बनता है क्या? नहीं बनता। अभिकथन गलत है और तर्क क्या है? सही है। और लास्ट क्वेश्चन, आर्यनीय समीकरण में सामान्य तथा जटिल अणुओं के लिए निर्धारित वेग स्थिरांक लगभग परिशुद्ध होते हैं और संगठन के समय अभिकर्मक अणुओं का कोई भी अभिविन्यास होने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा क्या? कोई भी अभिविन्यास होने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो लगभग परिशुद्ध होते हैं, तो ये तो सही है और ये क्या है? गलत। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? अभिकथन सही है, परंतु तर्क वाला कथन क्या है? गलत। सर हमने आपको दो पार्ट में लगभग लगभग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डी एंड एफ का रहेगा, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आपने पढ़ा आप हमें बताइए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है, हम उस हिसाब से उसमें सुधार करेंगे। बट आप थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से पढ़ें। क्या याद हो रहा है, क्या याद नहीं हो रहा, वो बाद की बात है। आप मेहनत करते रहें, मेहनत करोगे तो आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। जैसे हमने काम किया है वैसे ही आप स्वयं काम करें, और अगर आप स्वयं काम भी करते हो ना तो लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप देख लें, हमने सॉल्यूशन चैप्टर की भी करवा दी थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा दी थी, और अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 में अपलोडेड कर दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। माइनर मिस्टेक इसमें हो सकती है, कहीं कोई कैलकुलेशन में या कोई बताया हो तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक और चीज़ देखो, मैं आपको बताऊं कि जो आप ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हो, ये तो आपको मैंने दो चीज बोली थी भाई, आप एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पलर भी पढ़ें। तो एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पलर भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका लगभग लगभग काम हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो इतना ज्यादा इसमें से पार्ट नहीं है, मतलब वहां तो लगभग लगभग क्वेश्चन इजी वे में आएगा, तो आप कर सकते हैं। इजी वे में आएगा तो वहां कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि अच्छे से आप पढ़ोगे ना
तो ही आपको काम होने लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप ढंग से पढ़ोगे तो काम आपके लिए लागू होगा, बाकी तो आपको कुछ भी नहीं है। तब तक आप इनको देखते रहिए और ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।